हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है, इसमें सब सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, यहीं से उठ के आएंगे, इसका डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इसमें जो है जितने भी आपकी यूनिट है ओवरऑल पूरे से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूरा जैसे कि आपका पेपर आता है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, उसी अरेंजमेंट में मिलेगा। इसमें बायो इनऑर्गेनिक और मेडिकल केमिस्ट्री जो है हमारी मेडिसिनल, उसके क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क 75 और टाइम इसका 2 आवर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इपीमर्स एंड एनोमर्स विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। साथ साथ मैं बताता चलूँगा आपको इनके उत्तर आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे। जो मैंने कवर करवाया है ऑलरेडी वो आप चैनल पे ही पा जाओगे, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कहाँ से मिलेंगे इसके आंसर। तो एपीमर और एनोमर मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा लेक्चर, इसका देख लीजिए, उसमें अच्छे से समझाया है। एपीमर व एनोमर का एक उदाहरण के साथ परिभाषा देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आपको एपीमर एनोमर पता ही होंगे। एक्सप्लेन द टर्म आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर अल्फा अमीनो एसिड। आपको पता ही है कि जो अमीनो एसिड होते हैं 21 टाइप के होते हैं, उसमें से 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, आवश्यक, जिनको फूड के साथ में आहार में लेना आवश्यक होता है। बाकी जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही उनकी सिंथेसिस हो जाती है। आवश्यक का मतलब होता है एसेंशियल। पूछे जाते हैं कि बाहर जो एसेंशियल क्यों इनको बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सिंथेसिस इनकी स्वतः नहीं होती है, इसीलिए इनको बाहर से लेना आवश्यक होता है। जितने भी प्लांट होते हैं वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल सबका सिंथेसिस हो जाता है उनके अंदर, इसीलिए हम लोग जैसे कि चावल खाते हैं, आटा है, तो इन सारी चीज़ों को खाते हैं, बाहर के जो फ्रूट वगैरह हैं तो वहाँ से मिल जाते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड ही होते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा आपको पता ही है, ग्रुप के पोजीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्यूरिन्स एंड 2 पिरिमिडीन बेसेस। तो प्यूरिन पिरिमिडीन आपको पता ही होगा, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है, थायमीन, यूरेसिल, इन सब के बारे में। 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन क्षारकों के नाम लिखना है, उनकी संरचना बनानी, स्ट्रक्चर। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही होगा। व्हाट आर एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ज्वरनाशक और दर्द निवारक घटक क्या होते हैं, इनके एक एक उदाहरण देना है दोनों के। तो ज्वरनाशक तो आपको पता ही है, पैरासीटामोल, हर किसी को पता रहता है लगभग, उसको लिख दोगे, ठीक है। और उनका मतलब क्या होते हैं तो ये तो आपको पता ही है। ज्वरनाशक है तो ज्वर, जब बुखार आता है, फीवर, उसमें यूज किए जाते हैं। दर्द निवारक में, एनाल्जेसिक में एस्पिरिन बहुत अच्छा है, मार्फिन, एस्पिरिन यूज किए जाते हैं, ठीक। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो उदाहरण में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडिगो डाई। इंडिगो डाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाइज वाला जो हमारी यूनिट है उससे ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, इंडिगो डाई वाला। इंडिगो डाई रंजक जो होता है पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही है। डिस्कस मैरीफील्ड सॉलिड फेज मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड मतलब जिससे प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड की चेन अमीनो एसिड के मिलने से बनती है और कई सारी पेप्टाइड चेन मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो पेप्टाइड संश्लेषण के लिए मैरीफील्ड ठोस प्रावस्था विधि को समझाना है आपको। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रो संश्लेषण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो इसमें केवल वो डेफिनेशन ही लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगला इसी में है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार आपको बताने हैं। जूलॉजी में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो मैथ वाले हैं उनको तो केमिस्ट्री में भी बस पढ़ने को मिलता है। राइट देयर फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए के प्रकार आप जानते ही हो, आरएनए होता है, टीआरएनए होता है और एमआरएनए होता है। ये टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप हैं। आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए होता है, और ये एमआरएनए जो होता है यही मेनली जो है प्रोटीन कोडोन के लिए यूज होता है। ये प्रोटीन को कोड करता है। अमीनो एसिड के जो बनने के लिए जो कोडोन होता है, 3 के तरीक होते हैं, उनको पढ़ता कौन है, एमआरएनए। टीआरएनए उसका नाम ही है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये क्या करता है, ये जो है अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ला के फिर न्यूक्लियस के अंदर जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस चलती है वहाँ पे अमीनो एसिड को देता है। राइबोसोमल ये प्रोटीन सिंथेसिस का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। राइबोसोम भी इससे
मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के आरएनए के बारे में लिखना है और इनका फंक्शन बताना है। ठीक, मैसेंजर आरएनए तो आपको पता ही है, संदेशवाहक आरएनए, ये संदेश देता है टीआरएनए को कि ये वाला अमीनो एसिड ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के आरएनए क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में उनका कार्य, बस इतना ही लिख देना है, डिफिनेशन वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर सिलिकॉन्स, सिलिकॉन, बोराजिन, फास्फाजिन्स, इन पे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं और 100% आएगा जरूर। तीनों में से एक पे तो क्वेश्चन जरूर आएगा, सिलिकॉन्स, बोराजिन्स और फास्फीन या फास्फाजिन जिसको बोलते हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। फास्फाजिन, राइट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन को किन विधियों द्वारा हम संश्लेषित कर सकते हैं। सिलिकॉन्स क्या हैं, सिलिकॉन्स के संश्लेषण की विधियां लिखनी है आपको। व्हाट इज एडिशन, पॉलीमराइजेशन, एडिशन जैसे कि योगात्मक और कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलीमर यूनिट का, इनकी जो मैकेनिज्म होती है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन एंड ब्यूनायस, ये एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। तो टेफ्लॉन कैसे बनता है और ब्यूनायस कैसे बनता है। ब्यूनायस आपको पता होगा, एक्रिलोनाइट्राइल और स्टाइरीन 2 यूनिट से जुड़कर बनता है ब्यूनायस, एक्रिलोनाइट्राइल और स्टाइरीन बन जाता है ब्यूनायस। अगर ब्यूनायन बनाना हो, एक होता है ब्यूनायन, तो ब्यूनायन बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल, और एक्रिलोनाइट्राइल के साथ में स्टाइरीन इसमें नहीं लिया जाता है, इसमें जो है वो लिया जाता है विनाइल साइनाइड का इसमें यूज किया जाता है। ये टेफ्लॉन है। ठीक है, तो टेफ्लॉन किससे बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन है, टेट्राफ्लोरोएथीन है। ठीक है, जब टेफ्लॉन बन जाता है तो टेफ्लॉन का नाम होता है पॉलीफ्लोरोइथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन भी आप बोल सकते हो, जिससे कि ये बनाया जाता है टेफ्लॉन। योगात्मक बहुलकीकरण क्या है, टेफ्लॉन और ब्यूनायस के बनाने की विधियाँ, तो इसका मैं वीडियो जो है पॉलीमर का 1-2 क्रिया विधियाँ जो हैं इनकी मैकेनिज्म है उसको समझाया था। बाकी जो ये हैं इनको मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आज ही कल में डाल दूंगा। ठीक है, गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इसमें है मेलेकाइट ग्रीन और एलिजरीन, इनमें से किसी एक का आपको मेथड लिखना है इनके प्रिपरेशन का। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भाई लोग आप सबके सब सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को। ठीक है, क्योंकि हमारा भी उत्साह बढ़ता है जब आप लोग थोड़ी हेल्प करते हो। तो अगला इसमें क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखिए। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण और पुनर्रचना। तो विकृतीकरण, डीनेचुरेशन आप जानते ही हो, हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। आपको पता है जो एंजाइम होते हैं वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, क्यों, क्योंकि सभी एंजाइम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो असल में गुण तो प्रोटीन का है, डीनेचर वाला, विकृतीकरण वाला। ठीक है, तो यही कारण होता है कि एंजाइम हाई टेम्परेचर पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाओगे तो वो काम करना बंद कर देंगे, उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे विकृतीकरण दिखाते हैं, उनकी जो पेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। पुनर्रचना मतलब फिर से उसका फॉर्मेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और आसान भी है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल कोण की स्थिरता का नियम आपको बताना है। ये सॉलिड स्टेट से है क्वेश्चन। थर्ड है नायलॉन 66, जिसको आप सब जानते ही हो, एडिपिक एसिड से मिलकर बनाया जाता है। नायलॉन 66 एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, इसके मोनोमर क्या होते हैं, एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामिथिलीन डायमीन, इन दोनों यूनिट से मिलकर बनता है नायलॉन 66। एक रेशा है, ठीक है, रस्सियाँ वगैरह बनाने में, और जो हम ब्रश करते हैं रोज़ उसके जो फाइब्रिल्स होते हैं वो उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो पॉलीमर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंडेंसेशन, संघनन बहुलक होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और एक प्रकार का कोपॉलीमर है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार की यूनिट से मिलकर ये बनना है, इसलिए इसको कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, कोपॉलीमर होता है। दूसरी बात ये
किस में यूज किया जाता है, तो जो रस्सियाँ हैं फाइब्रिल्स ब्रश के बनाने में, ठीक है, इस तरह से इसका यूज फाइबर वाली चीज़ों में किया जाता है, रेसे वाली चीज़ों को बनाने में। नायलॉन 6 इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन। एडिपिक एसिड हेक्सामिथिलीन डायमीन जब इससे रिएक्शन होता है तो इसमें अमाइड लिंकेज मिलती है जो प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक, क्योंकि ये है एसिड। एसिड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसमें ग्रुप होगा, और डायमीन में एमीन। तो जब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड से लिंकेज होती है तो वहाँ से वाटर निकल जाता है और अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें अमाइड लिंकेज पाई जाती है। अब आता है सेक्शन सी, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है 3rd ए का, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। राइट द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो 100% आपको हो सकता है देखने को आपके एग्जाम में मिल जाए, और ये डिटेल में इसको मैंने पूरा 1 घंटे का एक लेक्चर है जिसमें ओनली म्यूटा रोटेशन और इसकी मैकेनिज्म को बताया हुआ है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख के जाएं एक बार एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि म्यूटा रोटेशन आएगा ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी है बहुलकों की, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है आप लोगों को। वो लेक्चर जो है एक बार फिर से देख लेना चाहिए। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, आपको केमिस्ट्री वाले में, सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, एक्सप्लेन लोबरी डी ब्रूयन वान इकेनस्टीन पुनर्स्थापन की, इसमें जो है व्याख्या करना है रीअरेंजमेंट की। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नंबर एवरेज मोलर मास एंड वेट एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर देखो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना होता है, तो यूनिटों की नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका आता है नंबर एवरेज मोलर मास, और उसका भार अगर देखें तो वेट एवरेज मोलर मास, दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको बताना है कि ये क्या होता है। डिस्कस एनी वन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। बहुलकों की संख्या, औसत मोलर द्रव्यमान, भार, औसत मोलर द्रव्यमान क्या होता है। बहुलकों के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की किसी एक विधि का जो है वर्णन करना है आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में लिखना है। अगला है इसी में, राइट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फास्फाजीन्स। देखो बोल रहा था ना मैं, बोरा जीन्स है, फास्फाजीन्स है, सिलिकॉन्स हैं, सिलिकेट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर शॉर्ट नोट आते ही रहते हैं। तो फास्फाजीन देखो, फास्फीन और फास्फाजीन अलग अलग चीज़ें हैं। फास्फीन तो POCl2 को बोलते हैं, ये है फास्फाजीन। फास्फाजीन की बंधन प्रकृति को समझाना है, इसमें किस तरह से बॉन्डिंग होती है, आपस में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाई स्पेस लेटिस। ये भी सॉलिड स्टेट से है। स्पेस लेटिस एंड यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल डिराइव ब्रेग्स इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेस बाई क्रिस्टल लेटिस। तो आपको स्पेस लेटिस और यूनिट सेल के बारे में बताना है कि क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या है, और ब्रेग्स इक्वेशन जो है एक्स रे के विवर्तन पे आधारित, उसको बताना है क्रिस्टल लेटिस के लिए, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 11th 12th में। अगला क्वेश्चन है इसमें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये आपको मिल जाएगा। जूलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, जो मैथ वाले हैं वो अगर नहीं देखें तो जूलॉजी वाले सेक्शन में जाके चैनल पे आपको एंजाइम का एक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपको एंजाइम एक्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म उसकी पढ़ना है, जूलॉजी में हो या केमिस्ट्री में, क्योंकि तुम्हारे में पूछा तो वही जाएगा। और एंजाइम का एक्शन चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ो चाहे जूलॉजी में, मैकेनिज्म तो सेम रहेगी। तो एंजाइम के कार्य करने की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, उसको आपको तैयार करके जाना है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में, 1953 में दिया था क्रिक और वाटसन ने दोनों, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है, इसमें बस यही बताना है कि डबल हेलिक्स होता है, दोनों एंटी पैरेलल इसमें होते हैं, प्रति समानांतर हेलिक्स होते हैं एक दूसरे के। इनकी जो है विड्थ और लेंथ बतानी है आपको, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितनी लेंथ होती है। इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो 20 एंगस्ट्राम होता है, और 2 ये पूरा एक हेलिक्स का देखा जाए तो ये
34 एंगस्ट्राम होता है। हर एक हेलिक्स में 10 इस तरह से न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, तो प्रत्येक 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 3.4 एंगस्ट्राम प्रत्येक 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, क्योंकि एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड है और 10 न्यूक्लियोटाइड मतलब एक हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्राम। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्राम होगा। इसकी विड्थ होती है 20 एंगस्ट्राम। यही सारी चीज़ें बताना है। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमीन से जुड़ता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डों के थ्रू। साइटोसिन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ में। यूरेसिल इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये डीएनए है। अगर आरएनए की बात करोगे तो वहाँ पे एडेनिन से कौन जुड़ता है? यूरेसिल। थाइमीन नहीं होता है उसमें। HIV एड्स से रिलेटेड ड्रग कौन कौन सी हैं? ये ड्रग वाला पार्ट है, ठीक है। HIV एड्स से रिलेटेड ड्रग के बारे में आपको देना है, ठीक है, जानकारी, क्योंकि आपको पता है ये एड्स का पूर्ण रूप से उन्मूलन तो संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है। जिसको एड्स है किसी व्यक्ति को, तो उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते, लेकिन ये है उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है, कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है ड्रग दे के। तो ये कुछ औषधियाँ होती हैं जिससे इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जाता है। जो मल्टीप्लिकेशन होता है HIV वायरस का, उसको कंट्रोल में रखा जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन पे ये पॉलीमर से है, ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है। इससे फिनॉल फार्मेल्डिहाइड रेजिन से हम बैकेलाइट नोवोलेक बनाते हैं। बैकेलाइट जो है ये जो स्विच होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच जिसमें हम चार्जर वगैरह लगाते हैं, तो ये भी उसी से बने होते हैं। इसको दोबारा हम रीअरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये क्लासिफाई किया जाता है पॉलीमर को, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बेस पे। इसमें क्या होता है? थर्मोसेटिंग जो होते हैं, इसका मतलब होता है एक बार पॉलीमर अगर बना लिया गया तो दोबारा रीयूज नहीं हो सकता है। थर्मोप्लास्टिक वाले को हम पिघला के दोबारा उनके और सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक। तो ये था पूरा मॉडल पेपर। इसमें से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सभी तैयार करके जाना है। तो मैक्सिमम पार्ट इसमें से मैंने कवर भी करवाया है, उसको आप वहाँ से देख लीजिए लेक्चर, और जो बचा हुआ पार्ट है आप बुक से पढ़ लीजिए या सीरीज हो आपके पास उससे पढ़ लीजिए। और कुछ में इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से तैयार करिए उनको, पूरा कंटेंट इकट्ठा करके बढ़िया से पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए और पेपर अच्छा होगा, डरने की कोई बात है नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।